Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका एक बार फिर से इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है हिस्ट्री विद PN लोधा। मित्रों, रीट भर्ती है तो आपके हिंदी शिक्षण वीडियो के जो 1000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है, उसमें आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं टेस्ट नंबर 18। अगर आपने SST की जो शिक्षण विधियाँ हैं, किस तरीके से आपको रीट 2021 में उसको पढ़ना है, किस तरह से आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं हो, अगर आप ये चाहते हो तो आप मैंने 7 बजे एक वीडियो डाला है, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा साथियों। बहुत ही शानदार वीडियो आपको वो मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके पहला प्रश्न आता है साथियों, सस्वर वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। संशोधन विधि, साम्य विधि, अनुकरण विधि और साहचर्य विधि। तो यहाँ पर देखिए सस्वर वाचन की कौन सी विधि नहीं है मित्रों। आपका जो सही आंसर है वो रहेगा आपके संशोधन विधि। ऐसी कोई वाचन की शिक्षण विधि नहीं होती है सस्वर वाचन की। देखिए अनुकरण विधि, साहचर्य विधि और साम्य विधि ये सस्वर वाचन की शिक्षण विधियों के अंतर्गत आ जाती है साथियों, इसलिए आपका यहाँ पर प्रथम विकल्प सही रहेगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। मित्रों, सेकंड प्रश्न आपके आता है, निम्न में से शिक्षण कौशल सीखने के लिए कौन सी शिक्षण क्रियाएं नहीं होनी चाहिए? स्वरों तथा व्यंजनों का उच्चारण, अध्यापकों के द्वारा सस्वर वाचन, कक्षा में कठोर नियंत्रण और वाद विवाद प्रतियोगिता। तो मित्रों देखिए शिक्षण कौशल सीखने के लिए कौन सी क्रिया नहीं होनी चाहिए, तो आपका राइट आंसर है कक्षा में कठोर नियंत्रण। देखिए कक्षा में कठोर नियंत्रण करने से ऐसा ये नहीं है कि शिक्षण कौशल बच्चा सीख जाएगा। तो विकल्प नंबर आपका 3 सही है, हालांकि वो डर सकता है आपसे। तो साथियों प्रश्न 2 में आपका जो थर्ड विकल्प है वो इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, वाचन दोषों को दूर करने की विधि नहीं है। आवृत्ति पुनरावृत्ति, स्थान परिवर्तन, अस्पष्ट निवारण और अशुद्ध उच्चारण करना। तो देखिए अस्पष्टता निवारण है ये और अशुद्ध उच्चारण करना। तो मित्रों वाचन दोषों को दूर करने के लिए आपके जो यहाँ पर विकल्प नंबर 4 दे रखा है अशुद्ध उच्चारण करना, ऐसी कोई वाचन दोषों को दूर करने की विधि नहीं है। स्थान परिवर्तन कर लिया जाता है, आवृत्ति पुनरावृत्ति कर ली जाती है, अस्पष्टता जो बच्चों की होती है उसका निवारण कर लेते हैं, लेकिन अशुद्ध उच्चारण नहीं करते हैं। इसलिए आपका जो चौथा विकल्प है वो यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 3 में। साथियों चौथा प्रश्न आपके आता है, भाषा कौशल की शिक्षण विधि है अनुकरण विधि, सामूहिक अभ्यास विधि, भाषा प्रयोगशाला विधि और उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ पर भाषा कौशल की शिक्षण विधियों की बात करें तो आपके अनुकरण विधि भी भाषा कौशल में आती है, सामूहिक अभ्यास विधि भी आती है और भाषा प्रयोगशाला भी आती है। मतलब आपका जो उपरोक्त सभी विकल्प है वो यहाँ पर इसका सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 4 में आपके चौथा ही विकल्प सही है। भाषा कौशल की यहाँ पर जो जितनी भी अनुकरण, भाषा प्रयोगशाला, सामूहिक अभ्यास विधियाँ ये दे रखी है, ये सभी किसकी है? भाषा कौशल की शिक्षण विधियों के अंतर्गत आ जाती है। मित्रों अगला प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 5 आता है साथियों, बालक चित्र के नीचे लिखे हुए शब्दों को जोर से पढ़ता है, यह क्रिया किस पठन के अंतर्गत होती है? वर्णन पठन, शब्द पठन, मौन पठन और शाब्दिक पठन। तो जोर से पढ़ रहा है तो मौन पठन तो बिल्कुल यहाँ पर गलत हो गया, वर्णन पठन भी नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा साथियों शब्द पठन। शाब्दिक पठन नहीं होता है वो, उसको कहा जाता है शब्द पठन। इसलिए आपका जो प्रश्न नंबर 5 में दूसरा विकल्प है मित्रों वो इसका सही आंसर रहेगा। मित्रों अगला प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। तो साथियों आपके छठा प्रश्न आता है, उच्चारण अभ्यास कब कराया जाता है? पहला विकल्प है अनुकरण वाचन करते समय, अनुकरण वाचन के बाद में, आदर्श वाचन करते समय और आदर्श वाचन के बाद में। तो साथियों सभी को पता है कि पहले आदर्श वाचन किया जाता है, फिर अनुकरण वाचन किया जाता है और फिर अनुकरण वाचन के बाद में उच्चारण का अभ्यास कराया जाता है। इसलिए आपका जो सेकंड विकल्प है प्रश्न नंबर 6 में वो इसका सही आंसर है। उच्चारण का अभ्यास कब कराया जाता है मित्रों? अनुकरण वाचन के बाद में। अनुकरण वाचन कौन करता है? छात्र करते हैं साथियों। और आदर्श वाचन कौन करता है? अध्यापक करता है। इसलिए आपका जो सेकंड विकल्प है वो इसका सही आंसर रहेगा। मित्रों अगला प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, बोध सहित सुनने की योग्यता प्राप्त करने से संबंधित विषय नहीं है। वार्तालाप, आदेश निर्देश, संवाद और सस्वर वाचन। तो साथियों बोध सहित सुनना देखिए सस्वर वाचन में भी हो जाता है, आदेश निर्देश में भी हो जाता है,
अब देखिए वार्तालाप और संवाद, तो वार्तालाप में भी बहुत सही सुनने की योग्यता से संबंधित ये विषय है, लेकिन संवाद ये विषय बहुत सही सुनने से संबंधित विषय नहीं है साथियों। इसलिए आपका जो तीसरा विकल्प है प्रश्न नंबर 7 में, वो इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा साथियों। अगर किसी प्रश्न पर आपको डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके जाए साथियों कि आपको किसी प्रश्न पर डाउट है, मुझे ये प्रश्न पर डाउट है और मुझे इससे संबंधित ये चीज़ समझ में नहीं आई है। अगला प्रश्न देखेंगे मित्रों, प्रश्न नंबर 8। तो मित्रों आपके प्रश्न नंबर 8 आता है, प्रभावी ढंग से लिखकर अपनी बात कहने की योग्यता प्राप्त करने का अपेक्षित व्यवहार नहीं है। तो लिखने वाली बात है, लिखकर अपनी बात कहना है। यहाँ पर विद्यार्थी सुलेख के 5 तत्वों स्वच्छता, स्पष्टता, बनावट, शिरोरेख तथा गति को ध्यान में रखते हुए लिख सकता है। तो बिल्कुल ये तो लेखन से संबंधित है, तो फिर ये आपका आंसर नहीं रहेगा। वह लिखते समय वाक्यों में शब्दों, वाक्यांशों और उपकथाओं का क्रम अर्थानुकूल कर सकेगा, ये भी लिखने वाली बात है, तो फिर ये भी आपका आंसर नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ क्या पूछ रहे हैं, अपेक्षित व्यवहार नहीं है। अगला प्रश्न है साथियों, वह लेखन के संदर्भ के अनुसार शब्दों, मुहावरों, लोकोक्तियों का प्रयोग कर सकेगा। तो यहाँ पर भी लेखन की बात की जा रही है, तो फिर ये भी आपका आंसर नहीं रहेगा। और वह बोलते समय विषय की क्रमबद्धता, सुसंबद्धता और रूपता को बनाए रखेगा। तो यहाँ बोलने की बात की जा रही है, मतलब यहाँ पर वाचन की बात की जा रही है साथियों। इसलिए ये अपनी बात कहने की, लिखकर अपनी बात कहने की योग्यता प्राप्त करने का अपेक्षित व्यवहार नहीं है। तो मित्रों अब देखेंगे प्रश्न नंबर 9 को। आपके 9वां प्रश्न आता है, मौखिक अभिव्यक्ति की निम्न में से कौन सी विधि उचित नहीं है? समवेत वाचन, मौन वाचन, कविता पाठ और सस्वर वाचन। तो यहाँ पर मौखिक अभिव्यक्ति की बात की जा रही है, मतलब मौखिक अभिव्यक्ति का मतलब क्या है साथियों? यहाँ पर समवेत वाचन में भी मौखिक अभिव्यक्ति होती है, कविता पाठ में भी मौखिक अभिव्यक्ति होती है, सस्वर वाचन में भी मौखिक अभिव्यक्ति होती है, लेकिन मौन वाचन में मौखिक अभिव्यक्ति नहीं होती है। इसलिए ये जो मौन वाचन है ये मौखिक अभिव्यक्ति की विधि नहीं है साथियों। तो विकल्प नंबर 2 आपका सही है प्रश्न नंबर 9 में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। आपके प्रश्न नंबर 10 आता है, मौन पठन प्रकार है द्रुत पठन, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन और सस्वर वाचन। तो देखिए सस्वर वाचन, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन ये मौन पठन के प्रकार नहीं है, लेकिन आपके जो द्रुत वाचन है साथियों ये मौन पठन का एक प्रकार है। इसलिए आपका जो प्रथम विकल्प है प्रश्न नंबर 10 में वो इसका सही आंसर रहेगा साथियों। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि SST की जो 7 बजे वाली क्लास है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उस क्लास को पूरी देखिएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 पे चलते हैं। आपकी 11वां प्रश्न है, भाषा अभिव्यक्ति की दृष्टि से उच्चारित एवं सीमित ध्वनियों का संगठन है, किसने कहा है ये? डॉक्टर रामचंद्र वर्मा। नेक्स्ट दूसरा विकल्प है क्रोचे, सुकुमार सेन और प्लेटो। तो साथियों ये कथन कहा गया है आपके क्रोचे के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया है? क्रोचे के द्वारा कहा गया है। विकल्प नंबर 2 सही है प्रश्न नंबर 11 में। मित्रों नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 पे चलते हैं। मित्रों प्रश्न नंबर आपके 12 आता है, भाषा की विशेषता नहीं है। विकल्प है आपके सामने, भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा यह एक असामाजिक प्रक्रिया है, भाषा विचार विनिमय का साधन है और भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं है। तो साथियों देखिए भाषा का अंतिम स्वरूप भी नहीं होता है, भाषा विचार विनिमय का साधन भी है, भाषा एक अर्जित संपत्ति भी है, लेकिन ये असामाजिक प्रक्रिया नहीं है साथियों। तो मतलब आपका जो दूसरा विकल्प है ये भाषा की विशेषता नहीं है, इसलिए आपका जो सेकंड विकल्प है वो आपका सही आंसर रहेगा साथियों। क्या है? भाषा तो एक सामाजिक प्रक्रिया है मित्रों, इसलिए आपका जो सेकंड विकल्प है वो सही है। चलिए अगला प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। आपके 13वां प्रश्न आता है मित्रों, भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर असत्य कथन का चयन करना है जो भाषा के संदर्भ में असत्य है। पहला विकल्प है, भाषा मनुष्यों के बीच परस्पर संवाद स्थापित करने का कार्य नहीं करती है। दूसरा है, भाषा ज्ञानार्जन का साधन है। तीसरा विकल्प है, भाषा सामाजिक अस्मिता का साधन है। और चौथा विकल्प है, भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है। तो देखिए भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था भी है, भाषा ज्ञानार्जन का साधन भी है और भाषा सामाजिक अस्मिता का साधन भी है। लेकिन साथियों ये मनुष्यों के बीच परस्पर संवाद स्थापित भी करती है। और यहाँ क्या दे रखा है? कार्य नहीं करती है। इसलिए आपका जो प्रथम विकल्प है वो यहाँ गलत है और आपसे गलत ही पूछा है, मतलब आपका प्रथम विकल्प
प्रश्न नंबर 13 में साथियों सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। आपके 14वां प्रश्न आता है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत है। विकल्प 1 है विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने पर बल देता है ये सिद्धांत। दूसरा विकल्प है विद्यार्थियों को अभ्यास करने के लिए कहता है। तीसरा विकल्प है सीखी हुई बातों की पुनरावृत्ति करने के लिए कहता है। और चौथा विकल्प है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों देखिए, अभिप्रेरणा का सिद्धांत क्या कहता है, ये विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने पर बल देता है। क्यों अभिप्रेरणा में क्या दी जाती है, प्रोत्साहित तो किया जाता है छात्रों को कि उनको अभिप्रेरणा दी जाए ताकि वो और अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो साथियों इस प्रकार आपका प्रथम विकल्प सही है। लेकिन प्रश्न नंबर 15 देखने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन करूंगा साथियों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, बेल आइकन दबा लें साथियों, ताकि आपके पास जैसे ही वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मित्रों आज का प्रश्न नंबर 15 और अंतिम प्रश्न भी देख लेते हैं। आपके 15वां प्रश्न है, विद्यार्थी की भाषा पर उसके सामाजिक परिवेश के प्रभाव पड़ता है, यह सिद्धांत कहलाता है। अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, साहचर्य का सिद्धांत और जीवन समन्वय का सिद्धांत। तो देखिए, विद्यार्थी की भाषा पर उसके सामाजिक परिवेश का प्रभाव पड़ रहा है, मतलब ये कहलाएगा अनुकरण का सिद्धांत। जो समाज में रहने वाले लोग हैं वो जिस प्रकार से व्यवहार करेंगे भाषा संबंधी, उसी का ज्ञान तो बालक में आ जाएगा। इसलिए दूसरा विकल्प सही रहेगा साथियों प्रश्न नंबर 15 में। तो आज के ये आपके SST के अंतर्गत, देखिए SST के तो टेस्ट मैंने अपलोड कर दिए, लेकिन ये हिंदी शिक्षण वीडियो का टेस्ट नंबर 18 कंप्लीट करा दिया है। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मित्रों। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आपका।